अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड 7 के बारे में। एपिसोड स्टार्ट होती है तो गाब्रियल और सलाहुद्दीन के दरमियान में मुकाबला जारी है। गाब्रियल के साथ 2 लोग आते हैं और सलाहुद्दीन के साथ भी 2 सिपाही जाते हैं। ये लोग आपस में मुकाबला शुरू कर देते हैं। सलाहुद्दीन के साथ मौजूद दोनों सिपाही बहुत खूबसूरती से लड़ते हैं और सलाहुद्दीन भी बहुत अच्छे तरीके से गाब्रियल का मुकाबला करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गाब्रियल के ये दोनों सिपाही खत्म हो जाते हैं और सलाहुद्दीन के दोनों सिपाहियों को फतह हासिल होती है, जिस पर वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर इस्मत खातून नूरुद्दीन जंगी के पास आई हैं और आकर कहती हैं कि आपने तमाम सरदारान को मरवा दिया और अब आप हमारे सामने कह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया। तो नूरुद्दीन कहते हैं आपके सरदारान को हमने नहीं मारा बल्कि आपके अपने ही सिपाहियों ने मारा है। तो इस्मत खातून कहती हैं कि जिन सिपाहियों को हमने अपने हाथों से बड़ा किया वो क्यों सरदारों को मारेंगे। तो नूरुद्दीन कहते हैं क्योंकि वो गद्दार हैं जो आप लोगों के दरमियान घुस आए हैं, वो गहरे और खतरनाक फिरके के रुकन हो सकते हैं। इस्मत खातून कहती हैं आप जुर्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मासूम बन रहे हैं, क्या मैं इस पर यकीन करूंगी। तो नूरुद्दीन कहते हैं मेरे साथ ऐसा बहुत दफा हो चुका है, मेरे महल में खून बहा, इसलिए मुझे इस बात की ज्यादा तकलीफ है। जिसने भी ये किया है मैं इसे तलाश करूंगा, फिर इसे सजा दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इस्मत खातून कहती हैं आपने बरसों पहले ऐसी बात की थी, मेरा तुम पर जितना यकीन था खत्म हो गया, मैं फिर तुमसे बेवकूफ नहीं बनूंगी। तो नूरुद्दीन कहते हैं अगर इस दिन तुम मुझ पर यकीन करती तो अब तुम मेरे खिलाफ होने की बजाय मेरे साथ होती। अब अपनी जिद की वजह से भाइयों का खून मेरे हाथ से ना बहाओ। जब हम इतने सालों के बाद इत्तेहाद के इतना करीब हैं तो तुम मजीद तफरके की वजह ना बनो और इत्तेहाद होने दो। जिस पर इस्मत खातून कहती हैं मैंने अपने आखिरी अल्फाज कह दिए हैं और कहकर खंजर की तरफ इशारा करती हैं और फिर वहां से बाहर निकल जाती हैं। दोबारा से वो मैदान दिखाया जाता है जहां पर सलाहुद्दीन और गाब्रियल के दरमियान में मुकाबला जारी है। सलाहुद्दीन गाब्रियल को जख्म लगाते हैं और उस पर फाते होते हुए नजर आते हैं। यहाँ गाब्रियल के सिपाहियों में ये देखकर कुछ मायूसी सी आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े रहते हैं और वक्त का इंतजार करते रहते हैं। गाब्रियल कहता है कि तुम्हारा मुकाबला करने के लिए यहाँ मैं अकेला नहीं आया, बल्कि मेरे साथ उस्ताद आजम और मेरे भाई गाब्रियल की रूहें भी मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि गाब्रियल को और उस्ताद आजम को मैंने ही मारा और तुम सबका मुकाबला करने के लिए फौज की नहीं मेरी अकेली तलवार की जरूरत है, मैं अकेला ही तुम्हें भी हरा दूंगा। जब गाब्रियल के दोनों सिपाही मर जाते हैं तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि तुम्हारे पंख टूट गए और अब अस्कलान मेरा होगा जबकि तुम्हारा सर गिरेगा। तो गाब्रियल कहता है मैं तुम्हें इस अस्कलान से मिलवाऊंगा जिसे तुम बहुत चाहते हो, लेकिन तुम वहां पाते होकर नहीं जाओगे, बल्कि मैं तुम्हारी लाश को उसकी दीवारों पर टांगूंगा ताकि वो सारा अस्कलान भी तुम्हें इस हालत में देख सके। इसके बाद दोबारा से मुकाबला शुरू होता है, लेकिन सलाहुद्दीन इस शख्स को जेर करने में तकरीबन कामयाब होने वाले होते हैं कि अचानक से यूनुस साहब आ जाते हैं। ये आकर कहते हैं कि रुक जाएं। जैसे ही सलाहुद्दीन रुकते हैं तो ये आकर बताते हैं कि आप इस जंग को रोक दें, अब ये जंग नहीं होगी। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि ऐसा मत करें, अब आप जंग को क्यों रोक रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है, हमारे पास आए हुए सरदारान को खत्म कर दिया गया, हमारे जिरगे में उनका खून बहाया गया और अब तमाम कबाइल मिलकर हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, जबकि बोरो इस्मत खातून के साथ जंग के लिए हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। दोबारा से इस्मत खातून दिखाई जाती हैं, ये महल से बाहर निकल रही होती हैं, अपनी बहन से बात कर रही होती हैं कि हम सिपाहियों की लाशों को भी ले जाएंगे ताकि कुछ भी यहाँ पर मौजूद ना रहे। तो मलिका आ जाती हैं, ये आकर कहती हैं कि सालों पहले जिस शाम से तुम अलग हुई आज उसी शाम में जंग के लिए दाखिल हुई हो। तो ये इस्मत खातून कहती हैं कि नूरुद्दीन जंगी से पूछो, वर्षों पहले उसी ने ही जंग छेड़ी थी। तो मलिका कहती हैं कि ऐसा लगता है कि सालों से तुमने सुल्तान नूरुद्दीन के बारे में कुछ नहीं भुलाया। इस्मत खातून कहती हैं कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान में सिर्फ एक चीज रह गई है और वो ये है कि दुश्मनी। तो मेरे यहाँ आने की वजह भी यही है, तुम फिक्र ना करो। इसके बाद इस्मत खातून यहाँ से चली जाती हैं। दोबारा से बाजार दिखाया जाता है जहाँ पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि जब ये मुसीबत मेरी तलवार की नोक पर है तो इसे तबाह करके मुझे अस्कलान को हासिल करने की जरूरत है। तो इस्माइल साहब कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो न सिर्फ रियासत पर हमला करते हैं बल्कि आप पर भी हमला करते हैं। इसके बाद सलाहुद्दीन को फ्लैशबैक में वही लोग याद आ जाते हैं जिन्होंने उनकी करारगाह पर हमला किया था और ये लोग बहुत तेजी से आए थे। ये करीब करीब सलाहुद्दीन के तमाम लोगों को खत्म करने वाले थे कि अचानक से ये 2 सिपाही आ गए और इनकी मदद हो गई। इसके बाद सलाहुद्दीन कहते हैं जिन्होंने मेरी करारगाह पर घात लगाकर हमला किया ये वही लोग हैं। जिस पर इस्माइल साहब हाँ में सर हिलाते हैं। ग्रेगोर ये देखकर कहता है कि सलाहुद्दीन तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, अब तुम मुझ पर मजीद कुछ नहीं ले सकते हो, मुझसे फतह नहीं हासिल कर सकते हो। चलो बूढ़े तुम मैदान से हट जाओ और इस मैदान जंग को जंगजुओं पर छोड़ दो। सिर्फ एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप हट कर दुआ करें। तो इस्माइल कहते हैं कि इन गद्दारों की वजह से जो हमारे दरमियान घुस आए हैं इनकी वजह से आलम इस्लाम खतरे में है और जब तक हम इन गद्दारों को खत्म नहीं करते ना तो अस्कलान हासिल कर सकते हैं और ना ही मजीद कोई हदफ की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद सलाहुद्दीन जंग रोक देते हैं। सलाहुद्दीन ये जंग बंद कर देते हैं, लेकिन ग्रेगोर इस जंग बंदी को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मेरी तरफ से जंग खत्म नहीं हुई। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि यहाँ पर बादशाह बाल्डोन आ जाता है। ये आकर कहता है ग्रेगोर तुम्हें रुकना होगा, अगर तुम नहीं रुकते हो तो तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना होगा। इन्हें लड़ने दो, इन्हें आपस में ही लड़कर मरने दो, मैं सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से अस्कलान को नहीं खो सकता। इसके बाद सलाहुद्दीन और ग्रेगोर के दरमियान में जंग बंदी हो जाती है। इसके बाद दोबारा से इस्मत खातून दिखाई जाती हैं। ये महल से बाहर आ जाती हैं और आकर अपने लोगों से कहती हैं मैंने आपसे कहा था कि अगर शाम तक मैं बाहर ना निकलूं तो आप लोग महल पर हमला कर दें, लेकिन मैं अब बाहर तो आई हूँ लेकिन जंग के ऐलान के साथ। अभी हम वापस जाएंगे और मजीद ताकत के साथ दोबारा से आकर इस महल पर हमला करेंगे। जिस पर उनकी बहन कहती है कि हम अभी हमला क्यों नहीं कर रहे। तो ये कहती हैं कि हम जाएंगे और सरदारान को अपने साथ मिलाएंगे, उन तमाम कबाइल को जिनके सरदारान को इन लोगों ने खत्म कर दिया, और
ہم ایسی طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے کہ نور الدین زنگی ہم سے بھاگ نہیں سکے گا۔ جو جنگ برسوں پہلے اس شہر میں شروع ہوئی تھی وہ اسی شہر میں ختم ہوگی۔ تو یہ لوگ مل کر یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نور الدین کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پر شیر کو آ کر بتاتے ہیں کہ بورو پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ بورو پیچھے تو ہٹ گئے ہیں لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ہوشیار رہو، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ عصمت خاتون تمام سرداران کو اور قبائل کو اپنے ساتھ ملائیں گی اور دوبارہ سے آ کر حملہ کریں گی۔ تو نصر الدین کہتا ہے کہ پھر ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم ان پر حملہ کیوں نہ کر دیں؟ تو نور الدین کہتے ہیں کہ سرداران کو محل میں مار دیا گیا، اس کے بعد کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جا کر قبائل پر حملہ کر دیں؟ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اس شخص کو تلاش کرنا ہے جس نے یہ سب کیا، اس کے بعد ہم قبائل کو یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ اصلی مجرم کوئی اور ہے، ورنہ اگر اس طرح سے نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اپنے بھائیوں کا خون بہانا پڑے گا۔ اس کے بعد سلطان پوچھتے ہیں صلاح الدین کی کوئی خبر ہے؟ یہاں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک جنگ کے پیچھے ہے۔ تو یہاں سلطان کے وزیر بتاتے ہیں کہ سپاہیوں کو کام پر لگا دیا گیا ہے، وہ جہاں بھی ہوں گے بہت جلد ان کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد سلطان سب کو جانے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سب جا سکتے ہیں، لیکن وہ نصر الدین سے کہتے ہیں کہ تم یہیں رکو، ابھی میری تفتیش تم سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد بورو قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر عصمت خاتون اپنے قبیلے میں واپس آ چکی ہیں، لیکن وہ آ کر دیکھتی ہیں تو یہاں قبیلے میں ہی سپاہیوں کی لاشیں ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کیا ہوا، لگتا ہے کہ قبیلے پر حملہ ہوا ہے، دشمن نے ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی تلواریں نکال کر قبیلے میں آگے بڑھتی ہیں تو انہیں جگہ جگہ پر سپاہیوں کی لاشیں ٹنگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب یہ مزید آگے بڑھتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور شخص ہے جو کہ ایک ساز بجا رہا ہوتا ہے اور ایک شخص گھوڑے پر سوار میت کے گرد گھوم کر عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس آ رہے ہوتے ہیں اور انہیں جگہ جگہ لاشیں ٹنگی ہوئی ہی نظر آتی ہیں۔ تو عصمت خاتون کی بہن پوچھتی ہیں کہ یہ سب کس نے کیا؟ تو یہ کہتی ہیں کہ ہم ضرور دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ آ کر اس شخص سے پوچھتی ہیں کہ تم کون ہو؟ تو یہ شخص کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ مسلسل وہی عجیب و غریب حرکتیں جاری رکھتا ہے۔ یہ حرکتیں ناظرین منگولوں سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو عصمت خاتون اپنے سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ تیر نکال لیں۔ یہ جیسے ہی اس شخص پر نشانہ باندھتے ہیں تو وہ شخص اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے روحیں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی ہیں اور پھر اپنا نقاب اتار دیتا ہے۔ اس شخص کو دیکھتے ہی عصمت خاتون کہتی ہیں کہ بھائی، اور پھر وہ اس کا نام لیتی ہیں۔ اس شخص کا نام کارا تیگن ہے۔ یہ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے۔ یہ شخص کافی متکبر اور عجیب سا نظر آتا ہے۔ یہ کہتا ہے میرے بھائی کربو کی روح 7ویں آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اب تلواریں میان میں واپس رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ شخص ان کا اپنا بھائی ہے۔